नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि सर्वविदित है कि हम अगली क्लास लेके आए हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बीएससी पार्ट 3 के लिए। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कुछ क्लासें होगी भी, पीछे वाली क्लास देखोगी तभी ये क्लास समझ में आएगी। ये पहले बता देता हूँ मैं, सारी क्लासेस सीक्वेंस वाइज दे रखी है मैंने, और ये लेक्चर नंबर 3 है, ये लेक्चर नंबर 4 है आपके पास, लेक्चर नंबर कितना है 4। ठीक है, तो तभी सारी क्लासेस समझ में आएंगी जब आप कंटिन्यू पढ़ोगे। ठीक है, ऐसे नहीं कि भी एक क्लास पढ़ लूँ बीच में से और फिर आगे की क्लासेस समझ में आ जाएंगी, ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी सी कंटिन्यूटी बनाए रखो। और ये है अपना लेक्चर नंबर कितना 4। ठीक है, अब देखिए इसमें थ्योरम है अपने पास, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए ताकि भी सब बच्चे बेनिफिट उठा सकें। मेरा ये लक्ष्य है कि सब बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं और सब बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, बाकी मुझे कोई नुकसान फ़ायदा है नहीं इस काम से, और जिनको अच्छे से पढ़ना है भाई वही पढ़े, है ना। अब देखिए थ्योरम क्या कहती है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं। कि कोई भी फाइनाइट डेरिवेटिव होगा उसके लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, कि जो कंटिन्यूटी है वो आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं हो गया, नॉट सफिशिएंट होगी। एक बार देखो, दो चीज़ें देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें जो हम जानते हैं। दो शब्द आता है, एक तो आता है सातत्य या संतत या कंटिन्यूस, और एक आता है अवकलज या डेरिवेटिव। अवकलन ये आता है जिसको डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी फलन संतत या कंटिन्यूस है तो उसको अवकलज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस होते हैं, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी फलन या फंक्शन अवकलज है, उल्टा देखें इसका, इधर से इधर, ये तो इधर से इधर था आपके पास, कि कोई भी फंक्शन संतत या कंटिन्यूस है तो अवकलज या डेरिवेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, चेक करना पड़ेगा उसको। इसके अलावा अगर कोई फलन या फंक्शन अवकलनीय या डिफरेंशिएबल है तो उसका संतत होगा ही होगा, चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो थ्योरम को दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ आवश्यक और पर्याप्त की बात हो रही है, तो एक बार तो मैं अवकलज लेके चलूँगा, ये चीज़ लेके चलूँगा और मैं प्रूफ करूँगा कि संतत होगा ही होगा। और एक बार हम संतत या कंटिन्यूस लेके चलेंगे और हम ये प्रूफ कर देंगे कि अवकलनीय नहीं होगा। अवकलनीय नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि हमेशा अवकलज होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम भी पूछती है, इसमें एक आगे क्वेश्चन भी करेंगे तो वही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के लिए। अब यहाँ से देखिए प्रूफ इसका। तो देखो दो चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी, एक तो फलन या फंक्शन, और एक कोई बिंदु या पॉइंट लेके चलना पड़ेगा जिसमें हम अवकलज या संतत लेके चलेंगे या उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो कोई भी समीसर तल है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी भी क्षेत्र या डोमेन में हम एक फंक्शन एक फलन एफ मान के चलेंगे और कोई बिंदु या पॉइंट z इक्वल टू कितना मान के चलेंगे, z0। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें वही थ्योरी की लाइन लिखनी है, सबके पास लिखा हुआ है, कॉपी पेन निकाल के रखिएगा भी, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो मान के चलेंगे, माना कि कंसीडर, माना कि एफ जेड एक समीसर फलन है, माना कि एफ जेड एक समीसर फलन है, कंसीडर एफ जेड भी एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन तथा जेड इक्वल टू जेड नॉट कोई समीसर तल में बिंदु है, समीसर तल में बिंदु है, जेड इक्वल टू जेड नॉट बी एनी पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, हम एक बार क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे कि अवकलज या डेरिवेटिव तो है, अवकलनीय है, और हम क्या प्रूफ करना चाहेंगे, सातत्य या कंटिन्यूअस। एक बार उल्टा प्रूफ कर लेंगे थ्योरम में। ठीक है, तो देखो क्या लेके चलना है इसमें, बहुत आसान तरीके से मैं इस थ्योरम को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए हम क्या लेके चलेंगे, इसमें लिखते हैं एफ जेड माइनस क्या लिखना आपको, एफ जेड नॉट। ठीक है, इधर भी हम क्या लिखेंगे, एफ जेड और माइनस क्या लिखेंगे, एफ जेड नॉट। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सेम चीज़ लिख सकते हैं। इधर ऊपर और नीचे में गुणा और भाग कर लेता हूँ z माइनस जेड नॉट से, और इधर गुणा क्या कर लिया मैंने, z माइनस जेड नॉट से, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कैंसिल हो जाएगा, LHS बराबर कितना हुआ, RHS। ठीक है, अब दोनों तरफ हम क्या लेंगे प्यारे बच्चों, लिमिट लेंगे, और दोनों तरफ लिमिट लेंगे, लिमिट z टेंस टू जेड नॉट। तो दोनों तरफ लिमिट ले सकते हैं, लिमिट z टेंस टू कितना हुआ आपके पास, जेड नॉट, ये हो गया आपके पास f ऑफ z माइनस कितना हो गया, f ऑफ जेड नॉट। ठीक है, इसके बाद में इधर लिमिट लेते हैं, तो ये हो गया लिमिट z टेंस टू कितना हुआ, जेड नॉट, ये हो गया आपके पास f ऑफ z माइनस कितना हो गया, f ऑफ जेड नॉट, और ये हो गया आपके पास z माइनस जेड नॉट, और इनटू कितना हो गया आपके पास z माइनस कितना, जेड नॉट।
लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि जब कोई फंक्शन या कोई भी फंक्शन के जितने ही पार्ट गुणा या मल्टीप्लाई में है, आप उन सब के साथ एक बार लिमिट लगा सकते हो या उन सब के साथ अलग अलग लिमिट लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये होगा आपके पास, ये हुआ हमारे पास लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये हुआ मेरे पास fz माइनस कितना हो गया fz0। ठीक है, अब इस लिमिट को अलग अलग कर देता हूँ तो ये हो गया लिमिट z टेंस टू कितना हो गया z0। ये हो गया f ऑफ z माइनस कितना हो गया f ऑफ z0 अपॉन कितना हुआ z माइनस z0। इसके लिमिट अलग लगा देते हैं तो ये हो गया लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0 और ये हो गया z माइनस कितना हुआ z0। ठीक है, अब ये तो मैं पीछे वाली क्लास में बता चुका हूँ, ये तो किसका फॉर्मूला है, अवकलनीयता का। अवकलनीय हम लेके चल रहे हैं एक बार, और क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, सातत्य। ठीक है, तो ये तो अवकलनीयता का फॉर्मूला बन गया। तो ये तो कितना बन गया मेरे प्यारे बच्चों, एफ डैश जेड, या एफ डैश जेड इक्वल टू किस पे है, z0 पे। इसमें कुछ सोल्व होने का नहीं है, z की जगह लिमिट रखूंगा z0, तो यहाँ z की जगह z0 रखूंगा तो z0 माइनस z0 कितना हो गया 0। तो इनटू कितना हुआ आपके पास, इनटू कितना हो गया 0। तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया मेरे पास रिजल्ट आ गया लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0 और ये हो गया f ऑफ z माइनस कितना हुआ f ऑफ z0 और इज इक्वल टू कितना रिजल्ट मिला हमको, कितना रिजल्ट मिला, इक्वल टू 0। ये देखो ये इसकी जगह ये फॉर्मूला लिखा है तो इसकी जगह यहाँ लिख दिया करो साइड में कि एफ क्या है, अवकलन या डिफरेंशिएबल है। एक बार क्या लेके चल रहा हूँ मैं, अवकलनीय या डिफरेंशिएबल, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब देखिए लिमिट किसकी है, जेड की, तो लिमिट सिर्फ एफ जेड पे काम करेगी। इसको चाहे लिखो चाहे नहीं लिखे लिमिट, तो इसको लिमिट से अलग कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरे पास लिमिट जेड टेंस टू कितना हो गया z0 और ये हुआ मेरे पास एफ जेड। भाई लिमिट तो इस पर काम करनी है, अब इसको तो बिना लिमिट कर सकता हूँ तो बिना लिमिट कर दिया, अलग कर लिया, इसको ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा। एफ जेड नॉट इक्वल टू कितना हो गया 0। तो अब रिजल्ट आ गया आपके पास लिमिट z टेंस टू कितना हुआ z0 और ये हो गया f ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो गया f ऑफ z0। पिछली क्लास में मैंने बताया था, तभी बार बार कह रहा हूँ मैं कि ये फॉर्मूला किसका है, सातत्य या कंटिन्यूअस का। सातत्य किसका है, कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है। लिमिट z टेंस टू z0 f ऑफ z इज इक्वल टू कितना हो गया f ऑफ z0। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फलन या फंक्शन कौन सा था, एफ जेड, जेड इक्वल टू z0 पर क्या हो गया, संतत या क्या है, कंटिन्यूअस है। बीच में काम में क्या लिया, अवकलनीय। तो हम लेके चले थे अवकलन या डिफरेंशिएबल और हमने क्या प्रूफ कर दिया, संतत या कंटिन्यूअस। तो थ्योरम की एक साइड प्रूफ हो गई कि जो फलन अवकलज या डेरिवेटिव होगा वो हर एक फलन क्या होगा, संतत या क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई थ्योरम की एक साइड प्रूफ। तो नोट कर लीजिए, ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। देखिए भाई, पीछे वाली जब तक क्लास आप नहीं देखोगे, जो पीछे वाले लेक्चर हैं पूरे देखिए बेटा। ऐसा नहीं कि ये तो मुझे आता है ये नहीं आता है, ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, नोट्स ले लीजिए, रफ के रूप में लिख लीजिए, लिखा हुआ है पहले से तो, और फिर उसको अच्छे से तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई, हम लेके चले थे अवकलज, और अवकलज लेके हमने क्या प्रूफ कर दिया, संतत या कंटिन्यूस प्रूफ कर दिया। अब उल्टा प्रूफ करेंगे कि संतत है तो अवकलज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस होते हैं। तो एक ऐसा उदाहरण दे दो, एक ऐसा उदाहरण दे दें कि जिसके अंदर संतत या कंटिन्यूस तो होगा। एक ऐसा उदाहरण दे दें हम कि जिसके अंदर संतत या कंटिन्यूस तो होगा लेकिन अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि संतत तो है लेकिन अवकलनीय होना ज़रूरी नहीं है, कि कभी कभी हो भी सकता है और कभी नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो देखिए विलोम या कन्वर्स में देखें, तो विलोम या कन्वर्स देखें थ्योरम का, तो यहाँ लिख देंगे उपरोक्त प्रमेय का विलोम, उपरोक्त प्रमेय का विलोम एक उदाहरण की सहायता से, एक उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे, उदाहरण की सहायता से सिद्ध करेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम वी विल प्रूव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, कि उपरोक्त थ्योरम का जो विलोम या जो कन्वर्स है हम किसकी सहायता से प्रूव करेंगे, उदाहरण। अब कई बार तो क्या आता है थ्योरम में इतनी पूछता है एक साइड, तो एक साइड हो जाती है। कई बार थ्योरम की दोनों साइड पूछेगा तो दोनों साइड बतानी है, दोनों साइड में जो मैंने पहले किया वो और ये उदाहरण आना है। कई बार थ्योरम नहीं पूछता, ये सवाल ही पूछ लेता है कि संतत तो है लेकिन सिद्ध करो कि क्या नहीं है, अवकलनीय। तो जब सवाल पूछे तो सवाल देगा, और जब थ्योरम पूछे तो सवाल नहीं देगा, उदाहरण नहीं देगा। उदाहरण हमें खुद से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण हम क्या लेके चलेंगे,
हम मान के चलेंगे, माना कि एक उदाहरण, माना कि फलन या फंक्शन एफ जेड इक्वल टू हम कितना लेके चल रहे हैं, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या लेके चलेंगे इसको, ये संतत या कंटिन्यूस तो है, लेकिन अब इसको हम क्या चेक करेंगे, अवकलनीय, जो कि अवकलनीय नहीं होगा, इसलिए हम कह देंगे कि ये पर्याप्त या सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। तो उदाहरण हम लेके चले एफ जेड इक्वल टू कितना लेके चले, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, जो कि सर्वत्र संतत है, जो कि सर्वत्र संतत है। अब संतत या कंटिन्यूस तो ले लिया हमने, अब इसको क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है प्यारे बच्चों, इसको अवकलन या डिफरेंशिएबल चेक करना है इसको। तो अवकलन या डिफरेंशिएबल चेक करें तो देखो कैसे चेक करेंगे। अवकलन या डिफरेंशिएबल का मतलब एफ डैश जेड चेक करना आपको। तो देखिए अब या नाउ, अब हमारे पास उदाहरण क्या है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर पहली क्लास में बताया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होता है, वाई स्क्वायर। एल्जेब्रिक फंक्शन है तो संतत या कंटिन्यूस होगा, ऑब्वियस है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। संतत लेके चलेंगे और हम प्रूफ कर देंगे अवकलन नहीं होगा, इसलिए हम कह देंगे कि हमेशा अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या निकालना है, एफ डैश जेड, सर्वत अवकलनीय चेक करना है, मतलब एफ डैश जेड निकालना है। कल की क्लास में मैंने दो फॉर्मूले बताए थे, दो फॉर्मूला में ये बताया था कि अवकलन या डिफरेंशिएबल के दो फॉर्मूले, एक तो वो फॉर्मूला जो जब सब जगह पूछे, सर्वत्र पूछे तब काम में लेना है, और एक वो फॉर्मूला जब सिर्फ एक पॉइंट पे पूछे, ठीक है। तो देखिए एक पॉइंट पे पूछे या सब जगह पूछे तब कौन से फॉर्मूले के अनुसार चलना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए हम निकालेंगे इसका अवकलज या डेरिवेटिव चेक करें, क्या चेक करें, इसका अवकलज या डेरिवेटिव चेक करें तो क्या हो गया, एफ डैश जेड, एफ डैश जेड हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, 0, और ये कितना हुआ, एफ ऑफ जेड प्लस कितना हुआ, डेल्टा जेड, माइनस कितना हुआ, एफ ऑफ जेड, और अपॉन कितना बताया था, डेल्टा जेड। यही फॉर्मूला सीखा हमने, तो यही तो फॉर्मूला सीखा अवकलनीय का, जब सब जगह चेक करना होगा। अब इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू रखनी है आपको, क्या करना है, वैल्यू रखनी है। तो देखो वैल्यू कैसे रखेंगे इसके अंदर, लिमिट, ये तो हो गया आपके पास डेल्टा जेड टेंस टू कितना, 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एफ जेड तो दिया हुआ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो यहाँ तो आ जाएगा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। इस बार एफ जेड नहीं है, जेड की जगह कितना है, जेड प्लस डेल्टा जेड, तो यहाँ भी जेड की जगह कितना आ जाएगा, जेड प्लस डेल्टा जेड, तो ये आ जाएगा जेड प्लस डेल्टा जेड, और मोड है तो मोड लगा देंगे, माइनस एफ जेड कितना है मेरे प्यारे बच्चों, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, और अपॉन कितना हो गया आपके पास, डेल्टा जेड। अब इसको सोल्व करना है। अब सोल्व तभी होगी कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेशंस जब मैंने पहली क्लास में जो प्रॉपर्टी बताई थी, पहली क्लास में एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, और प्रॉपर्टी क्या बताई थी मैंने, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, कि z इंटू जेड बार बराबर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। z इंटू जेड बार कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। जेड बार क्या होता है, संयुग्म या कंजुगेट होता है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस पे, इसको दो जगह लिख सकते हैं, z इंटू जेड बार। अब इस पे मोड लगा हुआ, स्क्वायर लगा हुआ, जिस पे मोड और स्क्वायर लग जाता है उसको दो जगह लिख सकते हैं, तो इसको भी दो जगह लिख सकते हैं। तो ये कितना होगा, z प्लस डेल्टा जेड, और ये कितना हुआ, z प्लस डेल्टा जेड, और ऊपर क्या लग गया इसके, बार, माइनस z इंटू कितना हो गया, जेड बार, और अपॉन कितना हो गया आपके पास, डेल्टा जेड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी होती है कि जब बार प्लस में होता है तो बार को एक साथ की बजाय क्या कर सकते हैं, अलग अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको गुणा कर लेंगे, गुणा किया तो देखो क्या रिजल्ट आया मेरे पास, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। जेड को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जेड बार से, तो जेड इंटू कितना हुआ, जेड बार, ठीक है। जेड प्लस कितना हो गया, ये हो गया जेड इंटू डेल्टा जेड बार, फिर क्या आ गया आपके पास, प्लस डेल्टा जेड इंटू कितना हो गया आपके पास, जेड बार, और ये हो गया प्लस डेल्टा जेड और इंटू कितना हो गया, डेल्टा जेड बार, नीचे माइनस कितना हो गया, जेड इंटू कितना हो गया आपके पास, जेड बार, और यहाँ से देखें तो नीचे कितना हो गया आपके पास, डेल्टा जेड। जेड इंटू जेड बार से तो ये कैंसिल हो गया। अब इसका भाग देते हैं इसमें, तो देखो भाग देंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना हुआ, 0। तो ये तो हो गया जेड डेल्टा जेड बार अपॉन कितना हो गया, डेल्टा जेड। इससे ये कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना बना, जेड बार, और इस वाले से डेल्टा जेड कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास डेल्टा जेड बार। ये रिजल्ट बना आपके पास। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अगर डेल्टा जेड टेंस टू 0 होता है तो डेल्टा जेड बार भी टेंस टू क्या होता है, 0। बहुत स्मॉल क्वांटिटी है ये, डेल्टा जेड टेंस टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा जेड बार भी टेंस टू किसकी ओर होगा, 0 की ओर। तो देखो यहाँ जैसे ही 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, इसमें लिमिट रखी नहीं जाएगी क्योंकि डेल्टा जेड की लिमिट। अब इसमें रखेंगे तो डेल्टा जेड टेंस टू 0 है तो डेल्टा जेड बार भी 0 है, तो ये बन गया 0 अपॉन 0। तो लिमिट सॉल्व हुई क्या, नहीं हुई।
तो देखो ये तो लिमिट रखने से 0 हो गया, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास, ये तो 0 हो गया, ये बच गया आपके पास जेड बार प्लस ये 0 हो गया, इस पे लिमिट काम नहीं करेगी, इस पे करेगी, ये 0/0 बन रहा है तो लिमिट सॉल्व नहीं हुई, तो इसको ऐसा कैसा लिख दीजिए, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू कितना 0 और जेड इंटू कितना हो गया डेल्टा जेड बार और अपॉन कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा जेड। अब ये इतना पार्ट सोल्व करने से रह गया अभी भी, क्योंकि इसमें जैसे डेल्टा जेड टेंस टू 0 रखेंगे तो डेल्टा जेड बार भी 0 होता है। अब ये 0/0 बन रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करें लिमिट को, तो अब इस लिमिट को सोल्व करना बाकी है। तो नोट करो, देखिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से जब ये लिमिट सॉल्व नहीं होती है कॉम्प्लेक्स में, जब कोई लिमिट सॉल्व नहीं हो पाती है तो उस लिमिट को 2 टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। एक बार उसके वास्तविक भाग को लेके चलते हैं और एक बार किसको लेके चलेंगे, काल्पनिक। जैसे जेड भी होता है अपने पास, यहाँ कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ। जेड कितना होता है x प्लस आयोटा वाई, ये तो होता है वास्तविक और ये कौन सा होता है काल्पनिक। डेल्टा जेड होता है मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा x प्लस आयोटा कितना होता है डेल्टा वाई। डेल्टा जेड बार होता है डेल्टा x बार लगते माइनस आयोटा कितना होगा डेल्टा वाई, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, हियर नाउ 2 केसेस। अब यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, यहाँ कितनी स्थितियाँ हैं अपने पास, 2 स्थितियाँ, ठीक है। कौन सी स्थिति, केस फर्स्ट। एक बार तो मैं चलूँगा वास्तविक x के अनुदिश, वास्तविक का मतलब ये वाला पार्ट लेके चलेंगे अपन, ठीक है, और एक बार चलेंगे काल्पनिक x के अनुदिश, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, जब वास्तविक x के अनुदिश, जब वास्तविक x के अनुदिश, जब वास्तविक x के अनुदिश डेल्टा जेड टेंस टू कितना हो 0, डेल्टा जेड टेंस टू 0 हो तब, ठीक है। तो देखो ये किसका रिजल्ट चल रहा था आपके पास, एफ डैश जेड का। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों एफ डैश जेड इक्वल टू, ये तो लिमिट सॉल्व हो रखी है पहले से, तो इसको तो जैसा कैसा लिख दो प्लस, इसमें तो समस्या आ रही है, तो ये हो गया लिमिट जेड पे तो लिमिट काम करनी नहीं है, तो इसको तो बाहर लगा दो। डेल्टा जेड बार का कौन सा भाग लेके चलना है, वास्तविक या रियल पार्ट, तो कितना है डेल्टा एक्स, तो ये तो हो गया डेल्टा एक्स। नीचे डेल्टा जेड बार का वास्तविक या रियल कितना है डेल्टा एक्स, तो ये हो गया डेल्टा एक्स। अब डेल्टा जेड की लिमिट लगाने से कोई फायदा नहीं है, एक्स की है, तो डेल्टा एक्स टेंस टू कितना 0, ये कैंसिल हो गया 1 हो गया, तो रिजल्ट आ गया आपके पास जेड बार प्लस कितना हो गया जेड, ठीक है। सेकेंड केस क्या होगा, जब काल्पनिक एक्स के अनुदिश हो, जब काल्पनिक x के अनुदिश हो, कौन से x के अनुदिश हो, इमेजिनरी एक्सिस के अनुदिश। जब काल्पनिक x के अनुदिश हो डेल्टा जेड टेंस टू 0, तो उस वाले केस में कौन सी वैल्यू काम में लेके चलते हैं, y वाला पार्ट काम आएगा। तो देखो क्या काम आएगा इसके अंदर, यही है आपके पास एफ डैश जेड इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए जेड बार पे लिमिट है नहीं, जेड पे लिमिट काम आनी नहीं है जेड, ठीक है। अब यहाँ से देखिए लिमिट डेल्टा जेड बार कितना है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा जेड बार तो है डेल्टा एक्स माइनस आयोटा कितना डेल्टा वाई, लेकिन कौन सा भाग लेके चलना है काल्पनिक, काल्पनिक का मतलब माइनस, और ये कितना हो गया आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड में कितना हो गया आयोटा डेल्टा वाई, ये इससे कट गया कितना बच गया -1, तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास जेड माइनस कितना आया जेड बार, नहीं वो जेड बार माइनस कितना रिजल्ट आया आपके पास, माइनस हो गया यहाँ से, तो जेड बार माइनस कितना आ गया जेड। अब मैंने कहा था कल कि अवकलन ये तभी होगा चाहे कैसे भी लिमिट सॉल्व करें, लिमिट विद्यमान होनी चाहिए पहली बात, परिमित होनी चाहिए दूसरी बात, और लिमिट हमेशा क्या होनी चाहिए अद्वितीय यूनिक होनी चाहिए। अब एक बार तो सोल्व किया तो आंसर आया जेड बार प्लस जेड, और दोबारा सोल्व किया तो जेड बार माइनस कितना आया जेड, तो आंसर सेम आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, इसका मतलब अद्वितीय यूनिक हुआ क्या, नहीं हुआ। जब एफ डैश जेड की वैल्यू अद्वितीय यूनिक नहीं हुई, इसका मतलब अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि एफ डैश जेड अद्वितीय यूनिक नहीं है, अद्वितीय रूप में नहीं है, नॉट इन यूनिक फॉर्म। सिर्फ आंसर सेम कब आ सकता है जब डेल्टा जेड, जेड का मतलब पॉइंट कितना ले लूँ 0, 0 ले लूँगा तब तो 0 0 आएगा, 0 माइनस 0, तो रिजल्ट कितना आएगा 0। तो सिर्फ एक जगह होने से कुछ नहीं होगा, हमें तो सब जगह चेक करना था। तो एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, अतः क्या नहीं होगा,
ये फलन या फंक्शन अवकलनीय नहीं होगा। अतः मूल बिंदु के अतिरिक्त, मूल बिंदु का मतलब 0 0 रखेंगे तब तो आंसर 0 + 0 0 - 0 आएगा। अतः मूल बिंदु के अतिरिक्त किसी भी अन्य बिंदु पर अवकलज का अस्तित्व नहीं है या अवकलनीय नहीं है। नॉट डिफरेंशिएबल एक्सेप्ट ओरिजिन। तो देखो संतत लेके चले थे लेकिन अवकलनीय नहीं हुआ, इसीलिए तो कहा है कंडीशन की पर्याप्त नहीं होती। तो कई बार तो एक क्वेश्चन पूछता है तब भी ये करना है, जब थ्योरम पूछेगा तो ऊपर वाला पार्ट भी करना और ये उदाहरण खुद से याद रखना है। तो उदाहरण या सवाल खुद से ही सवाल लिखना है और खुद से ही क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा सबको। अब देखो आगे बढ़ेंगे अपन, नोट कर लीजिए आराम से, थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, अब टाइम आ गया है दिमाग खोलने का और मन से पढ़िएगा। तब सारी चीज़ें पहले अपने पढ़ी रखी हैं 2 3 बार। बहुत सारे बच्चों ने 3 बार भी पढ़ रखा है एक साल में मेरे से, 3 बैचों में रिवीजन तक कर लिया और लगभग बच्चों ने 2 बार तो पढ़ ही रखा है। तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि मैंने 2 बार पढ़ रखा है, मैंने पहले से 3 बार पढ़ रखा है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और देखिए, उदाहरण है वैसे बुक में, अनसोल्ड में भी है ये सवाल, एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है, दोनों जगह मिलेगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि fz = z बार, क्या सवाल दे रखा है, सिद्ध करो या प्रूव दैट fz = z बार किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, किसी भी बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। अनसोल्ड में भी है सवाल, एग्जाम्पल में भी है, दोनों जगह है। ठीक है, अवकलनीय नहीं है। आपको ये चेक करना है या ये प्रूफ करना है कि fz = z बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, अवकलनीय पूछा, अवकलनीय का फॉर्मूला हम जानते हैं। कहीं भी का मतलब सब जगह पूछा, तो सब जगह के लिए कौन सा फॉर्मूला बताया था पिछली क्लास में, 1 नंबर। और उस फॉर्मूले का आंसर जब 1 नहीं आएगा, अद्वितीय यूनिक नहीं आएगा, तो हम कह देंगे अवकलनीय नहीं होगा। और एक आंसर से अभी पिछले वाले सवाल में आया था z बार + z बार माइनस कितना आया z, आंसर सेम आ रहे हैं क्या दोनों केस में, नहीं आ रहे। इसका मतलब अद्वितीय यूनिक आंसर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब क्या नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों, अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। अगर यही केस अगर अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा तो आंसर हमेशा यूनिक क्या आएगा आपके पास, अद्वितीय आएगा। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं इस सवाल को, बहुत आसान सवाल है, समझने की ज़रूरत है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए सोल्यूशन देखिए सवाल का, दिया गया फलन क्या है, fz = कितना दे रखा है आपको, z बार। तो अवकलनता की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, किससे, अवकलनता से। ठीक है, अवकलनता से देखें तो f' फॉर्मूला हम जानते ही हैं, लिमिट Δz टेंस टू कितना होता है 0, f(z) प्लस कितना होता है Δz माइनस f(z) और अपॉन कितना होगा Δz। ठीक है प्यारे बच्चों, वैल्यू रखिए, ये हो गया लिमिट Δz टेंस टू कितना हुआ 0, z प्लस Δz। देखो fz तो z बार है, अब z प्लस Δz है तो z प्लस Δz होने का मतलब यहाँ z प्लस Δz है तो यहाँ भी कितना आएगा, z प्लस कितना आएगा Δz, ऊपर बार है तो बार लग गई, माइनस fz कितना है z बार। ठीक है, नीचे कितना आ गया Δz। अभी भी बताया था बार अगर प्लस माइनस गुणा भाग कैसे भी हो तो बार को अलग अलग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए z बार से z बार तो क्या हुआ कैंसिल, तो ये हो गया लिमिट Δz टेंस टू कितना हुआ 0 और ये हो गया Δz बार अपॉन कितना हुआ Δz और ये हो गया f'z। अब अभी भी बताया था कि जब Δz बार टेंस टू 0 होता है तो Δz बार भी किसकी ओर जाएगा 0 की ओर। ठीक है, तो ये हो गया 0 अपॉन कितना हुआ 0। लिमिट सॉल्व नहीं हुई तो वही 2 तरीके लेके चलेंगे, वही यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, यहाँ 2 स्थितियाँ हैं, देयर आर 2 केसेस। ठीक है प्यारे बच्चों, 2 स्थितियाँ क्या क्या बनेगी कि Δz टेंस टू 0 किसके अनुदिश हो, वास्तविक x के अनुदिश, वास्तविक x के अनुदिश या अलॉन्ग रियल एक्सिस। ठीक है, वास्तविक x के अनुदिश हो तो ये बातें आप जानते हो
कि डेल्टा जेड में डेल्टा जेड इक्वल टू सिर्फ किसके होगा, डेल्टा एक्स के होगा। भाई वो वाला भाग तो आएगा नहीं आयोटा वाला। इसका मतलब अब या नाउ क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से देखिए एक नंबर से इसको एक दे दो। अब समीकरण 1 से क्या बनेगा आपके पास, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बनेगी एफ डैश जेड इक्वल टू, ये हो गया लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, या देखो बाद में देखते हैं, डेल्टा जेड बार और डेल्टा एक्स। अभी पीछे बताया था डेल्टा जेड कितना होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कितना होता है, डेल्टा वाई। डेल्टा जेड बार कितना होता है, डेल्टा एक्स माइनस आयोटा कितना, डेल्टा वाई। ठीक है, यही रिजल्ट होता है अपने पास। अब यहाँ से देखिए वैल्यू रख देते हैं इसमें डेल्टा जेड बार, वास्तविक भाग लेना है तो ये डेल्टा एक्स और ये कितना, डेल्टा वाई। तो हो गया डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। अब एक्स में आ गई तो लिमिट जेड की न लगा के डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 कह दो, कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आया 1। ठीक है, दूसरा देखते हैं। अगर डेल्टा जेड टेंड्स टू 0, वास्तविक की जगह कौन से एक्स से जा सकता है, काल्पनिक से भी जा सकता है। काल्पनिक एक्स के अनुदिश अलोंग इमेजिनरी एक्सिस। जब इमेजिनरी में जाएगा तो डेल्टा जेड किसके बराबर हो जाएगा, आयोटा डेल्टा वाई, इस वाले पार्ट के बराबर होगा। और डेल्टा जेड बार कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा डेल्टा वाई। तो वही देखिए समीकरण 1 से है बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से अगर मैं देखूँ तो वैल्यू रखूँगा इसमें, तो एफ डैश जेड इक्वल टू कितना हो गया, लिमिट, यहाँ डेल्टा जेड बार का मतलब है माइनस आयोटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड का मतलब है कौन सा होगा, आयोटा डेल्टा वाई। तो हो गया आयोटा डेल्टा वाई, तो कट गया, रिजल्ट कितना बचा, -1। तो दोनों स्थितियों में आंसर सेम आया क्या, नहीं आया। जब आंसर सेम नहीं आता इसका मतलब क्या हुआ, अद्वितीय यूनिक नहीं हुआ। जब अद्वितीय यूनिक नहीं होता इसका मतलब अवकलनीय डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो क्या बनेगा अपने पास, तो यहाँ एफ डैश जेड अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है, नॉट एग्जिस्ट यूनिकली, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं है। ठीक है, अद्वितीय रूप से विद्यमान नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा, एफ जेड अवकलनीय नहीं है, एफ जेड अवकलनीय नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। यही सवाल है आपका। तो सेम सवाल है पीछे वाले कंसेप्ट की तरह। तो ये सवाल है आपके पास, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार एग्जाम पूछा हुआ है। तो इतना काम कीजिए, बाकी अगली क्लास में थ्योरम लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कॉची रीमान समीकरण सीखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों।